जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 10वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 9वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने रेलवे एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे मित्र, आपका पहला स्टेटमेंट है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, और दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। और आपको यहां पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले हमें यह बताओ कि मेंडलीफ ने जो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए अपना रूल दिया था उसका इतिहास किया है। भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि आपके आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं और 118 तत्वों का गुण अलग अलग याद रखना बड़ा मुश्किल है। और 118 तत्वों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं सर, उन सभी में कुछ ना कुछ समानता आपको देखने को मिलती है। और वैज्ञानिक शुरू से ही, यानी कि आप कह सकते हो प्राचीन समय से ही, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिसकी समान गुण पाई जाती है या जिसके गुणों में समानता पाई जाती है। और इस चीज को लेकर के कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना प्रयास करा। अगर हम लोग शुरुआती दौर से देखें तो लववाजे से शुरू होकर के ये कहां तक आता है सर, मोसले तक आता है। मेरे मित्र, लववाजे, लोथरमेयर, फिर आपका ड्रूमा नामक वैज्ञानिक, इन सभी ने शुरुआती स्तर पर धातु और अधातु के रूप में तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास करा, फिर बैलेंसी के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास करा, लेकिन ये सभी फेल होते जा रहे थे। जब डॉबरेनर आए तो यहां से उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के गुणों को समझने का कोशिश करा। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि डॉबरेनर भी क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे। फिर कौन आए थे? न्यूलैंड आए थे। इन्होंने भी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही क्या करा सर, तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास करा, लेकिन इनका भी जो रूल था सर वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। फिर कौन आए सर? मेंडलीफ आए। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि मेंडलीफ ने जो तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास करा तो इसमें उन्होंने तत्वों के कौन से मूल गुण को सर सम्मिलित किया था? आप सभी ध्यान में रखना, परमाणु द्रव्यमान को सम्मिलित किया था। और मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन तीनों का जो आवर्त सारणी के लिए नियम था वो किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, एटॉमिक मास पे आधारित था। मेरे मित्र, मेंडलीफ ही ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले तत्वों के गुणों को समझने के लिए आवर्त नियम दिया था। और इन्होंने अपने आवर्त नियम में क्या बताया? इन्होंने अपने आवर्त नियम में बताया कि तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के गुणों को समझने के लिए तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास करा था। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था, मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, वह बेशक किस पे आधारित थे सर? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थे, क्योंकि ये परमाणु के किस मूल गुण को लेकर के चल रहे थे? परमाणु द्रव्यमान को। लेकिन जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाया तो इन्होंने खास करके सर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने यौगिकों पे अपना ध्यान केंद्रित किया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में वो सोच रहे थे कि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है और किसी के साथ भी बहुत तेजी से क्या कर लेते हैं सर, अभिक्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंडलीफ का आवर्त सारणी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, और वो जो आवर्त सारणी में अपना ध्यान फोकस कर रहे थे वो किस पे सर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिकों पे। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है तो सर अन्य सभी तत्वों की अपेक्षा बहुत ज्यादा क्रियाशील है। लेकिन आपके स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? आपके स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट में, कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे मित्र, ये कार्बन देकर के यहां पे गलत कर दिया है। यहां पे अगर ऑक्सीजन दे देता तो हम कहते पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप क्या कहेंगे कि सर तब तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा,
क्योंकि इनका जो फोकस था वो किस प्रकार के कंपाउंड पे था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड पे। लेकिन स्टेटमेंट में किसकी चर्चा की जा रही है, कार्बन। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं, जबकि ये बात नहीं थी। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन इसलिए किया था क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील थे और ये ज्यादा यौगिक बना रहे थे, जिस वजह से मेंडलीफ इस पे अपना ध्यान फोकस कर रहे थे कि आखिर ये जो कंपाउंड बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस हिसाब से तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, जबकि सर दोनों गलत है। दोनों कथन सही है, आप कहेंगे नहीं होगा, गलत है। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, गलत है सर। सही क्या होगा, सर दोनों कथन गलत है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में टोटल वर्ग की संख्या कितनी थी, सर 9। और टोटल आवर्त की संख्या कितनी थी, आप सभी याद रखेंगे सर टोटल आवर्त की संख्या 7 थी। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो बहुत हद तक तत्वों के गुणों को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ये कुछ तत्वों के जगह को फिक्स नहीं कर पाए थे। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन का जगह निश्चित ही नहीं किया था और इस वजह से अभी तक हाइड्रोजन को आवारा तत्वों की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब मौसले आए तो इन्होंने क्या करा, सर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा। चला जी आप सभी ध्यान में रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी किसने बनाया या आवर्त सारणी की खोज किसने करा, आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाएगी तो आप कहेंगे मोसले ने करा। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के किस गुणधर्म को मूल गुण माना गया है, तो सर जो तत्वों का परमाणु संख्या है उसको मूल गुण माना गया है। और आपका आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे है, सर तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पे है, जबकि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस आधार पे था, तो सर परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। आप सभी ध्यान में रखना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्ग की संख्या कितनी है, 18, जबकि आवर्त की संख्या 7। और मेंडलीफ की बात करेंगे तो वर्ग की संख्या 9 और आवर्त की संख्या कितनी है सर, तो सर 7 है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सबों के सामने है, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन और कई बार मैंने आपको बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है, और क्षार डैश को निरूपित करता है। मेरे मित्र आप सभी को मैंने क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में बेहतर कंसेप्ट सर पीछे के क्लास से देते आया है और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ना मालूम हो कि यहाँ पे क्लोर क्लोरीन गैस के लिए उपयुक्त हो रहा है, बिल्कुल सही है। और ये जो क्षार है ये किसके लिए उपयुक्त होगा, आप सभी याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया क्या होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के घोल से सर जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सर आपका ये रिएक्शन होता है उसके उपरांत क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को, जलीय विलयन को क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। तो आपको कहीं कहीं पे ये कंसेप्ट ऐसे भी मिलता है कि ब्राइन के घोल से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आप कहेंगे रिएक्शन कैसे होता है सर जी, मेरे मित्र ध्यान देंगे, हमने बोला NaCl के एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे NaCl एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे, या फिर अगर ऐसे नहीं लेंगे तो सर H2O, NaCl प्लस H2O, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हमने किस में मिला दिया, सर जल में मिला दिया। और मेरे मित्र सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है इसी को क्या कहा जाता है, आप सभी याद रखना, ब्राइन का घोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राइन का घोल। जब इससे चेला जी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तब ये आपका क्या बनाता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2।
तो चूंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है ये बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर जी हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार डैश को निरूपित करता है, हम कहेंगे क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को निरूपित करता है, जो कि क्या है, कॉस्टिक सोडा। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, तो सर साबुन के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे एल्काइन की बात की जा रही है और हम सबों को मालूम है कि एल्काइन का जनरल सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यहां पे आपका एल्कील है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। और मेरे मित्र यहां पे आपका एल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे एल्कीन है, तो चला जी इसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करता है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युत ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है। मेरे मित्र विद्युत ऊष्मीय यंत्र आपका यहाँ पे जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, आप कहेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। और जो विद्युत ऊष्मीय यंत्र होंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसका उत्पादन करेंगे, ऊष्मा का। और आप सबों को मालूम है कि जितने भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित यंत्र होते हैं उन सभी से क्या होता है सर, ऊष्मा निकलता है और उसी ऊष्मा का उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ के कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो सर उससे कपड़ा को प्रेस किया जाता है। अगर हम लोग ओवन या टोस्टर की बात करें तो सर उसमें हम लोग जरूरी सामान को क्या करते हैं, गर्म करते हैं या पकाते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो उसके ऊष्मा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे ठंड के दिनों में तापने के लिए किया जाए या फिर उस पर खाना बनाने के लिए किया जाए। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युत ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है, ऑप्शन है कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, टंगस्टन, टीन एलॉय। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जितने भी विद्युत तापन यंत्र होते हैं उन सभी में क्या होता है, उन सभी में कॉइल होता है। क्या होता है सर, कॉइल होता है। और इसी से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या होता है सर, हमें ऊष्मा प्रदान करता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि ये जो कॉइल होता है ये बेसिकली किसका मिश्र धातु होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये कॉइल जो है ये नाइक्रोम का मिश्र धातु होता है, यानी कि निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो कॉन्स्टेंटन भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका कॉन्स्टेंटन है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो सर स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो आपका टंगस्टन है सर विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किस लिए सर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो टीन एलॉय है जिसको हम लोग टीन का मिश्र धातु कहते हैं, ध्यान में रखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग फ्यूज तार बनाने के लिए करते हैं। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को मालूम ना हो कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु होता है। आप कहेंगे सर Pb+Sn का मतलब क्या हुआ सर, ये लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। ऑप्शन है 2f, f और 2f के मध्य, f 2f से परे। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी ये f 2f ये क्या हो गया। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब भी 2f की बात की जाएगी, f और 2f के मध्य की बात की जाएगी, 2f से परे की बात की जाएगी, तो सर दो फोकस दूरी लेंस में होती है। किस में होती है सर, लेंस में होती है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बात अवतल दर्पण की जा रही है। आप सभी क्या कहेंगे सर, हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पे होती है तो अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब कहां पे बनाता है सर, अपने मुख्य फोकस पे बनाता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सर वास्तविक होता है, उल्टा होता है, लेकिन अत्यधिक छोटा होता है।
तो आप कहेंगे कि सर इसको तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन विधि से भी मार सकते थे कि 2f f और 2f के मध्य 2f से परे ये सब लेंस में होता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ f मुख्य फोकस कहां पे होता है, दर्पण में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बना लो या फिर कंसेप्ट के सहारे बनाओ, हर कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू आर एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं पी क्यू आर और एस से वक्रता केंद्र की दूरी क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है। मेरे मित्र, ये आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और इस अवतल दर्पण पे क्या है सर, 4 बिंदु हैं, पी क्यू आर एस। क्या कहा जा रहा है कि यदि बिंदु पी क्यू आर और एस से वक्रता केंद्र की दूरी R1, R2, R3 और R4 है, तो R1, R2 और R3 के मध्य सही संबंध क्या है, ये चीज आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी दूरी इसका कहां से लिया जा रहा है, वक्रता केंद्र से। तो अगर हम वक्रता केंद्र से यहां से सर P पे एक लंब डालें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, त्रिज्या। क्यों, क्योंकि गोलीय दर्पण आपका जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और आपको मालूम है कि वृत्त में केंद्र से उसके परिधि पे जो भी लंब डाला जाएगा वो क्या होगा सर, त्रिज्या होगा। और सभी त्रिज्या क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। मेरे मित्र, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्कल है और इसका ये सेंटर है, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करा तो आप कहेंगे सर ये त्रिज्या। यहां से लाइन ड्रॉ करा, त्रिज्या, ये ड्रॉ करा, त्रिज्या, ये ड्रॉ करा, त्रिज्या, ये ड्रॉ करा, त्रिज्या, ये सब क्या होंगे सर, सर बराबर होंगे। तो मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर सी से अगर हम फिर क्यू पे ले जाएंगे तो ये भी क्या होगा, बराबर। अच्छा, सी से हम आर पे ले जाएंगे तो बराबर, सी से हम एस पे ले जाएंगे तो बराबर। मतलब ये हुआ जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पी क्यू आर और एस से वक्रता केंद्र की दूरी क्रमशः ये जो आपका R1, R2, R3 और R4 है, इसके बीच संबंध क्या है। आप सभी कहेंगे सर इसके बीच संबंध यही है कि R1 इक्वल टू R2 होगा, R2 इक्वल टू R3 और R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। दैट्स वाई हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 कि जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोली शरीर के हार्मोन संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी जन्म नियंत्रण को रोकने के लिए कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स या ऑरल पिल्स लिया जाता है तो ये फीमेल के बॉडी में जाकर के क्या करता है, ओव्यूलेशन यानी कि अंडो उत्सर्ग को रोक देता है, यानी कि अंडा उत्सर्जित नहीं हो पाती है, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नहीं होता है। तो सर आपका जो ऑप्शन है उसमें पहले कहा जा रहा है कि अंडाणु मुक्त होते हैं, जबकि मैंने आपको क्या बताया, अंडाणु मुक्त नहीं होते, अंडो उत्सर्ग को रोक देता है। तो सर ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, सर अंडो उत्सर्जन नहीं होता है। अंडाणु का निर्माण तो सर फीमेल बॉडी के सर जो संरचना है उस पर डिपेंड करेगी, तो आप कहेंगे सर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि गर्भाशय का अस्तर टूट जाता है। मेरे मित्र, गर्भाशय का अस्तर नहीं टूटता है, और ध्यान में रखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड आती है सर वो किसके वजह से, तो गर्भाशय के अस्तर टूटने के वजह से आता है। जबकि कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स या ऑरल पिल्स लेने से क्या होता है, अंडो उत्सर्ग रुक जाता है। मेरे मित्र, आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका नेक्स्ट है अंडाणु मुक्त नहीं होते, बिल्कुल सही है, और इसी वजह से निषेचन नहीं होता। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छक गुण है। मेरे मित्र, स्वच्छक गुण मतलब साफ करने वाला गुण है, और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान कीजिए। यौगिक X बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, धोवन सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इन सभी यौगिकों में स्वच्छक यानी कि साफ करने वाला गुण सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, धवन सोडा में पाया जाएगा। मेरे मित्र, इतना ही नहीं, आप सभी ये चीज ध्यान में रखना, आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि इस धोवन सोडा का निर्माण धोवन सोडा का उपयोग कांच के निर्माण में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है।
और मेरे मित्र इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी ध्यान में रखना, Na2CO3 10H2O होता है। आप कहेंगे सर बेकिंग सोडा है, तो आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। जो आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें किया जाता है, साथ ही साथ एंटासिड बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी बेकिंग सोडा का भी उपयोग हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला सर NaOH किस प्रक्रिया के थ्रू मिलता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू मिलता है। सर इसका भी निर्माण कहां पे होता है, सॉरी इसका भी उपयोग कहां पे किया जाता है? तो सर साबुन के निर्माण में करते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। आप सभी कहेंगे सर इसका फॉर्मूला जो है वो होता है CaOCl2, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और साथ ही इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो सर इसका उपयोग हम लोग कीटाणु वगैरह को मारने के लिए करते हैं और साथ ही इसका उपयोग इंडस्ट्री में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? मेरे मित्र आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मिक्सर। इसमें भी क्या होता है सर, पंखी लगे हुए थे जो घूमते हैं। तो सर आप कहेंगे सर यहाँ पे भी मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो मोटर तो होगा ही होगा। जो आपका इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन है इसमें भी मोटर का इस्तेमाल होगा, बिजली के पंखे में भी मोटर का इस्तेमाल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन में क्या मोटर लगेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे सर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो पहले तो हम टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। 1/Rp इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो जाएगा। 2 एकम 2 2 2 जा 4। 1/Rp इक्वल टू क्या हो गया सर 1/2। Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहिएगा गुरुजी 2 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर विभवांतर 5 वोल्ट है, अगर विभवांतर 5 वोल्ट है तो I का मान क्या होगा? I इक्वल टू क्या कहिएगा गुरुजी V/R होता है। ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5/2 हो जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। बिल्कुल ही सही है सर कि जो भी जीन आपका फॉर्मेशन होता है उसका जो पृथक्करण होता है सर वो युग्मकों के निर्माण के दौरान ही हो जाता है, यानी कि जो जाइगोट होते हैं सर उसी के फॉर्मेशन के दौरान हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। ये गलत है सर। प्रत्येक युग्मक में जीन होंगे लेकिन एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होंगे सर, ये संभव नहीं है। और तीसरा है कि जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत है और इसीलिए इसको हम लोग अनुवांशिकी का इकाई कहते हैं। जीन युग्मों में आते हैं, ये भी सही है। आपको गलत कथन चुनना था। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। बिल्कुल ही सही है। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं जबकि कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। सर ये भी सही है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, जो कि मैंने आपको कल के सेशन में बताया। क्या देख रहे हैं सर, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को, किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को क्या कहा जाता है? मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका प्रतिफल के रूप में कोई अविलय पदार्थ बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं सर, NaCl की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है? आप सभी ध्यान में रखना, AgCl। मेरे मित्र किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एरो का साइन नीचे लगा है, अगर तीर चिन्ह नीचे की ओर इंगित कर रहा है, तो आप समझ जाना वो किसको बता रहा है? अवक्षेप को बता रहा है। और अगर तीर चिन्ह ऊपर की ओर है तो समझ जाना गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो क्या बनेगा? AgCl, यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या होगा?
तो सर NaNO3 यानी कि आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर अवक्षेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक मनुष्यों में उत्सर्जन तथा प्रासरण नियमन का अंग है, इनमें से किन दो पदार्थों का नियमन ब्रिक द्वारा होता है? आप कहेंगे जल और लवण का जो सर नियमन होता है या उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? ब्रिक के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आज के आपके इस सेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल ही हलवा टाइप है, और अगर आप हमारे साथ रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ब्रिक क्या है? भाई मेरे इसी को किडनी बोला जाता है और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा जा रहा है कि किसी दिए गए पदार्थों के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? मेरे मित्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को नियत रखा जा रहा है जबकि लंबाई को 9 गुना कर दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर चूंकि प्रतिरोध जो होती है वो तार के लंबाई के समानुपाती होती है, जाहिर सी बात है कि तार के लंबाई को 9 गुना कर दिया जाएगा, मतलब प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 9 गुना। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? पानी से भरे बीकर के अंदर रखा हुआ नींबू हलवाई की दुकान में रस में डुबोया हुआ रसगुल्ला आपको बड़े आकार का दिखाई पड़ता है, किस वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन की वजह से। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंग में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश धूल कणों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर उसे चारों तरफ बिखेर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर अवतल लेंस है और अवतल लेंस में वस्तु इधर ही रखा जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अवतल लेंस में वस्तु किधर होगा? तो आप कहेंगे सर इधर ही होगा। तो आपतित प्रकाश की दिशा ये है, इसके विपरीत में क्या होगा? आप कहेंगे सर वस्तु दूरी ऋणात्मक लेंगे, कितना? -30 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है सर? तो आभासी बन रहा है और उसी ओर बनेगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर ऋणात्मक ही होगा। मालूम है आपको कि लेंस के लिए आवर्धन फॉर्मूला m = v/u लिखते हैं। v आपका कितना है? -10, u कितना है? -30। चला जी ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 1/3। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? सर सुनामी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर परिणाम। दूसरा ऑप्शन है कि सूर्य से पृथ्वी पर अधिक परावैंगनी किरणें आना, ये ओजोन लेयर के क्षरण का कारण है। आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि अभी जो ओजोन लेयर है वो आपको क्या करता है सर? तो सन के परावैंगनी किरण से आपको बचाता है, लेकिन ओजोन लेयर में क्या हो रहा है सर? डिप्लेशन हो रहा है। किसकी वजह से? तो सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो मेरे मित्र आप कहेंगे सूर्य से पृथ्वी पर अधिक परावैंगनी किरणें आना ओजोन परत के क्षय का परिणाम होगा। दूसरा है प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, यह भी सही है सर। और त्वचा कैंसर, यह भी सही है। ध्यान में रखिएगा कि अगर डायरेक्ट सनलाइट हम लोग के ऊपर पड़ेगा तो क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर हो सकता है, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकती है। जबकि सुनामी आना ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? आप कहेंगे सुनामी ओजोन लेयर के क्षरण का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सर पहला ऑप्शन है उद्योग से निकले रासायनिक अपशिष्ट, दूसरा है अधगंध समूह का विसर्जन, अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना, कपड़े धोना। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो सर अनुपचारित सीवेज डाला जाता है वो सर कॉलीफॉर्म जीवाणु का सबसे मेन कारण होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि ये कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो सर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 20 कि पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, 1000 बार मैंने बताया है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, गलत है। चिला जी जल जो है वो प्लांट के रूट से ऊपर की ओर जाता है,
तो जल का जो सर गमन होता है या संवहन होता है वो एक दिशीय होता है। ये रूट से निकले, रूट से अवशोषित होगा और पौधे के हर एक भाग में जाएगा। अब ये नहीं है कि ये पौधे के हर एक भाग से रूट में आएगा, लेकिन भोजन कहां पे बनता है? पौधे के पत्ती में बनता है। तो सर ये पौधे के शीर्ष भाग में भी जाएगा, पौधे के जड़ में भी जाएगा, पौधे के टहनी में भी जाएगा। तो सर जो जल का संवहन होगा वो एक दिशीय होगा, जबकि भोजन का संवहन क्या होगा? द्विदिशीय होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, जो कि क्या है सर? गलत है। नेक्स्ट है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती है और चालनी नलिकाएं जीवित कोशिका होती है। ये सही है। जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है और भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। आपको यहाँ पे गलत विशेषता को दर्शाना था, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है सर? गलत विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कि डायनेमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न होता है। बताइए नहीं बनेगा। आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न होता है। बाकी के सारे चीज विद्युत चुंबकीय विकिरण, अंतरिक्ष से सर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में देखते हैं। विद्युत चालन, एक जगह से दूसरे जगह विद्युत का जाना, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत के चलते मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज कहा जाना विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की चयनित पारगम झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। ध्यान में रखेंगे चयनित पारगम झिल्ली को हम लोग सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये कुछ ही पदार्थों को जो जरूरी होता है उसको अंदर जाने देती है और जो जरूरी नहीं होता उसको अंदर नहीं जाने देती है। खास करके ध्यान में रखेंगे कि ये जो चयनित पारगम झिल्ली होती है ये विलयन में सिर्फ और सिर्फ विलायकों को अंदर जाने देती है, विलय को अंदर जाने नहीं देती है। तो आपका ऑप्शन क्या है कि केवल विलायक अणु परंतु विलय अणुओं को नहीं। तो सर पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि केवल विलय अणु और परंतु विलायक अणुओं का नहीं, मैंने बताया कि ये विलायक अणु को जाने देती है, विलय अणु को नहीं। तो सर ये दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, न तो विलायक और न ही विलय अणु, तब इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहेंगे? तो तीसरा ऑप्शन भी गलत, विलायक और विलय दोनों अणु नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ विलायक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में पी और क्यू के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? मेरे मित्र अगर आपने 22 क्वेश्चन को आसानी से डिस्कस करा है तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप कहिएगा कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? तो भाई मेरे आप सभी ध्यान देना, यहाँ पे अभिक्रिया किसके बीच हो रही है? तो सर Ag, यहाँ पे P के जगह पे क्या होगा ये बताना है, NaCl दिया हुआ है, Ag Q के जगह पे क्या होगा ये बताना है, और NaNO3 दिया है। बताइए ये रिएक्शन अभी हम आपको बताए? आप कहेंगे कहाँ बताए हैं? तो चला जी आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप आइए सर क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या मैंने यहाँ पे अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण दिया था कि जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करती है तब सिल्वर क्लोराइड बना लेती है और सोडियम नाइट्रेट बना लेते हैं। और यही सेम अभिक्रिया आपको 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो सर वहां पे पी और क्यू करके आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे Ag है, तो आप क्या कहेंगे कि सर अभिक्रिया जो है वो किसके बीच होगी? तो आप कहेंगे सर Ag के जगह पे P दिया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि अभिक्रिया AgNO3 प्लस NaCl है। तो ये जो आपका NO3 है ये किस जगह पे आ रहा है? सर जी P के जगह पे NaCl, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? AgCl। तो जो आपका Cl है वो किसके जगह पे आ रहा है? Q के जगह पे, और NaNO3। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? NO3 और Cl। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में। ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिस्कशन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिट्टो क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, सिर्फ यहां पे नहीं आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो चीजें आपको बताई जा रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हो सके चिला जी तो आप इसको लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बहरहाल बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, बिल्कुल ही सही है। सही आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही है। अब आप कहेंगे सर इसमें कंसेप्ट, तो मेरे मित्र पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट दे दिया है। तो आप बताओ कि पहला क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया है तो क्या इस सब क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लगेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम
प्रोटीन का विखंडन करता है। चलिए जी याद रखिएगा कि ये जो लाइपेज है ये वसा के पाचन के लिए क्या होता है सर, रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइपेज वसा के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइलिन की जब हम लोग बात करते हैं चलिए जी तो क्या कहते हैं कि सर ये स्टार्च का पाचन करता है। और मेरे मित्र टाइलिन को ही क्या बोला जाता है, तो सर इसी को सलेवरी एमाइलेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लेवरी एमाइलेज भी बोला जाता है। और यहां पे जो एमाइलेज है वो आपका किससे मैच करता है सर, टाइलिन से मैच करता है। तो अगर कहीं पे एमाइलेज दिया रहे, पूछा जाए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे टाइलिन। और क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। जबकि जो पेप्सिन है ये किसका पाचन करता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे मित्र आज के इस सेशन में जो 25 क्वेश्चन था उसको आप सभी ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और मेरे ख्याल से अगर आपको इस तरह का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।